ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए आज मैं राहु और केतु की जो स्थिति बनी हुई है अभी प्रेजेंट में, सारे प्लैनेट्स राहु केतु के बीच में हैं, तो इनका किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है सभी लोगों के ऊपर या एक सामान्य जनमानस के ऊपर, उसी के बारे में बात करना चाहूंगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। देखिए, अभी ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है, सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच में पड़े हुए हैं। वृषभ राशि में राहु हैं और वृश्चिक में केतु हैं। इन्हीं के बीच में जितने ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं, तो एक बड़ा अलग ढंग का संयोग है ये, जिसको आप लोग कालसर्प नाम से जानते हैं कि जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो इसको कालसर्प नाम से जाना जाता है। और लोग इससे बहुत डरते भी हैं, बहुत घबराते भी हैं कि ये कोई बहुत अलग योग है, बहुत कष्ट देने वाला योग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि नाम बहुत डरावना है, लेकिन इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके गहराई में जाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये कैसे किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत से लोग कालसर्प योग वाली कुंडलियां आपको दिखती हैं और वो लोग बहुत सफल भी होते हैं, बहुत अधिक संपन्न, बहुत अधिक सक्सेसफुल, हर एक तरह से उनका जीवन काफी खुशहाल होता है। तो देखिए, जैसे कुंडली होती है हमारी, उसमें 12 भाव होते हैं और 12 भाव में कहीं ना कहीं किसी भी भाव में किसी राशि में ग्रह बैठे हुए होते हैं। लेकिन जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो आप उसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जो हमारे 12 भाव हैं वो एक, अगर आप उनको एक इमेजिनरी पॉइंट मान के चलें तो उसका अगर दो साइड है, जैसे कि आप इस तरह से मान के चलें कि कोई एक बॉल है और बॉल का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है उसके अगर आप दो पार्ट कर दें तो एक ही साइड में सारे प्लैनेट्स बैठ जाएं। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर इसको एक सरसरी तौर से देखें और समझें तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लैनेट्स जब सारी एक तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके के इम्बैलेंस को शो करते हैं, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं एक तरफ हो गए। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जो इस तरीके के योग में जन्म लेता है, आप उसके अगर आप उसके व्यक्तित्व को देखें तो उसका व्यक्तित्व भी जो है बहुत अलग ढंग की चीजों को दिखाता है। वो बहुत अलग ढंग की ऊर्जा को लिए रहेगा। अलग ढंग की ऊर्जा को लिए होने का तात्पर्य ये है कि उसमें ये भी हो सकती है संभावना कि उसमें संघर्षों से लड़ने की, फाइट करने की जो ताकत है वो भी बहुत हो सकती है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और दूसरा क्या रहता है कि अभी जो प्रेजेंट में ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, तो जितने भी क्रूर ग्रह हैं, जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो काफी मजबूती की स्थिति में हैं। जैसे कि राहु है तो वो भी वृषभ में है, काफी मजबूत स्थिति में है, उसकी उच्च की राशि मानी जाती है। केतु भी वृश्चिक में है तो वो भी अच्छी स्थिति में है, वहां उनका उच्चता वाला स्थान है। उसके बाद अगर आप शनि को देखें तो वो भी अपनी खुद की राशि मकर में है, तो वो भी मजबूत स्थिति में माने जाएंगे, हालांकि 1 महीने के लिए वो अस्त हुए हैं। इसी तरीके से मंगल है तो वो भी अपनी मुत्रिकोण राशि में है, और सूर्य तो हर महीने अपना ट्रांजिट कर ही लेते हैं। तो जो पूरा टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं जो क्रूर प्लेनेट है, एक तरीके से उनका प्रभाव है या उनका आधिपत्य है समय के ऊपर या काल के ऊपर, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अभी जो राहु केतु की स्थिति है, जो कि ये बहुत मजबूत स्थिति में है, तो जो अलग अलग लग्नें हैं और राशियां हैं, हर एक लग्न और राशि के लिए ये किसी न किसी भाव में और किसी पर्टिकुलर राशि को लेकर के चल रहे होंगे, और उन राशियों के एक साइड में ही सारे ग्रह भी गोचर में रहेंगे। तो किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो ग्रह है ये बहुत अलग तरह का ग्रह है। ये
भौतिकता को किस सीमा तक दे सकता है आपके जीवन में, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये बहुत ही अलग ढंग से अपना प्रभाव देता है। अगर ये प्रसिद्धि दे, नेम फेम दे या पैसा दे, कुछ भी दे, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि छप्पर फाड़ के देना, उस तरीके से देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्लेनेट जो है, अपने आप में ही आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि एक अतृप्त सा ग्रह है, क्योंकि राहु है तो क्रूर प्लेनेट। तो जब किसी का स्वभाव में ही क्रूरता हो, हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि राहु में ज्ञान नहीं है। राहु जब ज्ञान देने पे उतरता है तो वो जो ज्ञान होगा वो सर्वोच्च कोटि के ज्ञान तक लेके जा सकता है, अगर ये बहुत योग कारक स्थिति में किसी के हॉरोस्कोप में बैठे। क्योंकि राहु को लोग हमेशा नेगेटिव ढंग से ही लेते हैं कि ये हमेशा नकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार राहु बहुत अलग ढंग का ऐसा प्रभाव देता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके उदाहरण में जो इस्कॉन के संस्थापक थे, उनका नाम, उनको लोग प्रभुपाद करके बोलते हैं। उनके द्वितीय भाव में राहु था, जबकि कहते हैं कि द्वितीय भाव का जो राहु होता है व्यक्ति को बहुत खराब बना सकता है, वाणी के द्वारा भी, खान पान, जो उसकी फूड हैबिट वगैरह होती है वो बहुत खराब हो सकती है। लेकिन वही द्वितीय भाव का राहु उनको विश्व स्तर पे कितना कितना उसने नेम दिया, फेम दिया, प्रसिद्धि दी। वो स्वयं इतने मधुर वाणी वाले व्यक्ति हैं, रहे हैं। खैर अब तो वो नहीं है। उन्होंने ही ये इस्कॉन टेम्पल और जो ये कृष्ण भगवान की भक्ति है पूरे विश्व में फैलाई, और उन्होंने ही ये जो शाकाहार वाला जो प्रचार है, या क्योंकि वो सभी बहुत रिलीजियस पर्सन थे, बहुत नेचर से जुड़े हुए, तो द्वितीय भाव का उनका जो राहु था उसने उनको इतना अलग व्यक्तित्व दिया। तो राहु को समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन राहु ग्रह, क्योंकि ये सौरभ भानु जो राक्षस थे उन्हीं का सर कटा और उनको धोखे से काटा गया, तो सर वाला हिस्सा राहु बना और धड़ वाला केतु बना। तो कहीं ना कहीं राहु में बहुत ज्यादा बुद्धि है, बहुत ज्यादा उसके अंदर ज्ञान है, सारी चीजें हैं उसके अंदर। क्योंकि राहु का जो संबंध है अप्रत्यक्ष रूप से, वो कहीं ना कहीं शिव से भी है। अगर आप इसको बहुत गहराई में जाके समझेंगे तो ये आप समझ पाएंगे कि जो राहु ग्रह है, अब यदि राहु किसी का खराब हो तो उसके लिए शिव की भी उपासना की जा सकती है। क्योंकि राहु का जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, वहां उसका बैठना या उससे संबंध स्थापित होना, क्योंकि राहु शनि जैसा प्रभाव देता है और शनि कुंभ राशि में जाकर के मजबूत स्थिति में होता है। तो इसी तरीके से जो राहु होता है वो भी कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्ट जो संबंध है वो कुंभ से है। कुंभ का तात्पर्य ये है कि जो काम त्रिकोण की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, वहीं पे राहु के नक्षत्र हैं तीनों, जो आद्रा है और स्वाति है और सदभिषा है। ये काम त्रिकोण के जो राशियां हैं उनमें राहु का नक्षत्र पड़ता है। तो इसका जो संबंध है अप्रत्यक्ष रूप से वो बुध से, शुक्र से और शनि से बन रहा है। तो राहु में ज्ञान भी बहुत अधिक है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद भी ज्ञान की जो दिशा है उसकी, उसका जो उद्देश्य है, जो उसका पर्पज है, उसमें कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता है। इस वजह से राहु कितनी भी प्रसिद्धि दे दे, कितनी भी नेम फेम दे दे, कितनी भी संपन्नता दे दे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी संतोष नहीं प्राप्त कर पाता है। क्योंकि राहु के स्वभाव में ही अतृप्ति है। जो उसका स्वभाव है वो अतृप्त रहने वाला स्वभाव है। तो यदि हॉरोस्कोप में राहु बहुत अच्छी योग बनाए और नेम फेम प्रसिद्धि ये सारी चीजें दे, तो क्या वो व्यक्ति को आत्मिक स्तर पे भी उतना ही शांति, उतनी ही उसको जो आत्मिक सुख होता है या एक जो स्वयं का बोध होता है, क्या वो सारी चीजें उसके जीवन में घटित हो पाती हैं? ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी प्रेजेंट में जो आप ट्रांजिट में देख रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स राहु केतु एक्सिस के बीच में एक साइड में आ गए हैं, तो वो किस तरीके से प्रभाव देंगे उसी के रेफरेंस से मैं ये सारी बातें आपसे कर रही हूँ। इनका क्या प्रभाव होगा अलग अलग लग्नों राशियों के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप यही समझ लें कि राहु की जो स्थिति है अभी काफी मजबूत स्थिति में है राहु, और वृषभ में है, तो वृषभ में उसकी स्थिति काफी मजबूत होती है। अब मैं आप लोगों को अलग अलग जो लग्नें और राशियां हैं उनमें ये किस तरीके से प्रभाव देगा
तो सबसे पहले मेष वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए राहु, जो आपका द्वितीय भाव है और जो आपका अष्टम भाव है, वहां पे राहु केतु एक्सिस बन रहा है और उसके दाहिने साइड में सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव में ये जो राहु है, क्योंकि राहु का काम क्या है, आपके अंदर एक इच्छा पैदा करना, मतलब किसी भी चीज को लेकर के, चूंकि वो धन भाव में है, शुक्र की राशि में है, वृषभ में, तो इसमें जो आपकी मनोस्थिति को कहीं ना कहीं वो ले जाने का काम करेगा, वो धन की ओर, प्राप्तियों की ओर। तो चूंकि राहु का स्वभाव है, किसी भी चीज की जब वो आपके अंदर इच्छा पैदा करेगा तो उसमें बहुत एक्सट्रीम तक ले जाने का आपको, या इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको बहुत, तो धन के क्षेत्र में वो बहुत आपके अंदर ऐसी भावनाएं विकसित कर सकता है कि आप बिल्कुल प्राप्तियों में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक जाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि ये जो राहु की स्थिति है, जो कि सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक साइड में हो गए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल है राहु का चीजों के ऊपर। तो आप जो भी अपने निर्णय ले रहे हैं, धन से संबंधित निर्णय ले रहे हैं या अपने परिवार से संबंधित कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उन सारी चीजों को बहुत सोच समझ करके और बहुत गहराई में जा करके तो ही आप उसको एग्जीक्यूट करें। ऐसा कुछ भी नहीं करें जो कि आपके लिए फ्यूचर में वो आपके ऊपर ही रिवर्स होकर के आ जाए। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और अष्टम में केतु है, तो वो वृश्चिक राशि है। वैसे भी जो वृश्चिक राशि होती है वो रहस्य की है, और वहां पे गुप्त विद्याओं का, अध्यात्म का, जो अकल्ट वाली चीजें होती हैं, मंत्र सिद्धि, ये सारी चीजें उनको लेकर के चलता है। तो जो मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, इस समय अगर वो अपनी ऊर्जा का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने में करें तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो वहां से उनको एक प्रेरणा भी मिलेगी, या वहां से केतु के द्वारा उनको एक सपोर्ट मिलेगा। तो जो उनका द्वितीय में बैठा हुआ राहु है, वो उनको कहीं पे भी गलत दिशा में नहीं जाने देगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और द्वितीय भाव में जो वृषभ राशि है, वहां पे जो नक्षत्र हैं वो कृतिका है और रोहिणी है और मृगशिरा है। तो ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में भी राहु काफी अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि मंगल, चंद्रमा और सूर्य, इन लोगों के साथ में जब राहु रहता है कहीं ना कहीं, तो वो एक वृद्धि देने का काम करता है। जैसे कि मेष राशि में जब राहु रहता है तो भी काफी अच्छी स्थिति राहु की मानी जाती है। इसी तरह कर्क में और सूर्य के साथ भी जब उसका संबंध अच्छी स्थिति में बनता है तो वो भी कभी कभी बहुत योग कारक होकर के, अगर केंद्रिकोण वगैरह का संबंध बनाता है तो काफी सफलताएं भी देता है। तो इस तरीके से यदि मेष लग्न राशि वाले लोग अपने फोकस को, अपने टारगेट को बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत क्लियर विजन लेकर के, अगर आप अपने धन को या अपनी किसी भी चीज को आप आगे बढ़ाएंगे तो वो सारी चीजें आपके लिए आगे चल के सपोर्ट देने का काम करेंगी। बाकी इसमें जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जो शनि है, गुरु है और बुध, शुक्र, मंगल, इन सारे ग्रहों का अपना प्रभाव रहेगा, वो एक अलग चीज हो गई। मैं उसके ऊपर भी आपको नहीं बता रही हूँ। सिर्फ राहु और केतु आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं वर्तमान में गोचर में, उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की। इसके बाद जो दूसरी लगन वृषभ है, देखिए वृषभ वालों के लिए जो राहु केतु का एक्सिस बन रहा है, ये आपके लग्न स्थान और सप्तम स्थान में बन रहा है। तो लग्न स्थान और सप्तम स्थान के एक साइड में सारे ग्रह आ गए। तो यहाँ पे क्या स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, चूंकि लग्न में ही राहु आ गया, तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उन सारी चीजों के प्रति आपके अंदर एक अवेयरनेस बढ़ जाएगी। आप अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव या बहुत ज्यादा सजग हो सकते हैं अपने 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 पूरी चीजों के प्रति, क्या आप किस तरह से पहन रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, क्या चीजें आप यूज कर रहे हैं। क्योंकि लग्न का राहु है तो ये, और शुक्र की राशि में है, तो आपके व्यक्तित्व को ये बढ़ाने का काम करेगा। और ये सप्तम में केतु है, तो केतु का जो स्थान है, वो केतु चूंकि भले वहां पे उच्चता की स्थिति में है, लेकिन उनका स्वाभाविक गुण जो है वो कहीं ना कहीं वैराग्य या मोक्ष या मुक्ति, इसी दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, अगर वो इस पूरे टाइम पीरियड में, जब तक ये सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक साइड में बने हुए हैं गोचर में, उनका जो प्रभाव पड़ रहा है
और राहु केतु उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग जो है, जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उस पक्ष में भी आप अपने आप को थोड़ा-सा ईश्वर से जोड़ के, आध्यात्म से जोड़ करके, भक्ति के तरफ अगर आप अपने मन को ले जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगी। क्योंकि लगन में आया हुआ राहु है, तो ये आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि ये सारी चीज़ें दे सकता है। धन की स्थितियाँ भी आपके लिए अच्छी कर सकता है। लेकिन है तो ये राहु, और राहु का जो उसकी नेचुरल प्रवृत्ति है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, वो कहीं न कहीं अतृप्ति वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उच्च स्थिति में रहते हुए, सारी चीज़ों को प्राप्त करते हुए भी आपके अंदर एक अतृप्ति का बोध रह जाए, या एक जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग होती है वो रह जाए। तो अगर आप अपना पूरा रुझान, अपना पूरा जो आपका कंसंट्रेशन है, वो प्राप्तियों के साथ-साथ अगर आप ईश्वर से भी जुड़ करके रहते हैं, तो ये जो सारे प्लैनेट्स आए हुए हैं राहु केतु के बीच में, ये जिस तरीके से भी आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, उसको आप बैलेंस कर पाएंगे अपने सोच विचार के द्वारा। इसके बाद जो तीसरी लगन और राशि मिथुन है, मिथुन वालों के लिए जो ये राहु और केतु है, ये आपके द्वादश भाव और छठे भाव में है। और द्वादश भाव और छठे भाव के एक साइड में सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो ये जो टाइम पीरियड आपके लिए है, चूंकि द्वादश में आपके राहु हैं वृषभ में, और वो भाव जो है मोक्ष का है, इन्वेस्टमेंट का है, तकलीफों का है, विदेश का है, कारावास का है, भक्ति का भी आप उसे मान सकते हैं। तो वहां पे बैठ करके राहु आपके लिए किस तरह की संभावना निर्मित कर सकता है। और इधर आपके छठवें भाव में केतु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। तो ये जो टाइम पीरियड है पूरा आपके लिए, जब तक कि सारे प्लैनेट्स एक साइड में हैं, राहु केतु की तरफ बैठे हुए हैं, इस पूरे समय में आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि द्वादश का राहु आप में कहीं ना कहीं पलायन की प्रवृत्ति भी पैदा कर सकता है। आपको चीजों से भाग, आप जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी मनोवृत्ति है, वो जिम्मेदारियों से हटने की भी बन सकती है। तो ये जो समय है आपका, आप अपनी जो आपकी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपके नीड्स हैं, आप उन चीजों को समझिए, उनसे आप दूर मत हटिए, उनमें बिल्कुल डेप्थ में जा करके उनको फेस करिए, उनका सामना करिए। क्योंकि द्वादश का जो राहु है, एक तरीके से व्यक्ति को स्किप करने की भी हैबिट देता है, क्योंकि वो स्थान राहु के लिए हर चीज से काटने का है, दूर करने का है, अलग थलग करने का है। तो इस पीरियड में अगर आप अलग थलग हो जाएंगे, कट जाएंगे अपनी चीजों से, अपनी जिम्मेदारियों से, तो वो सही चीज नहीं है। आप हर चीज को फेस करिए और बिल्कुल डेप्थ में जाके, गहराई में जाकर के चीजों को फाइट करना सीखिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से, जो ये सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं एक साइड में, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनसे भी आप बहुत अच्छे से उनको मैनेज कर पाएंगे। और छठे भाव में आपके केतु हैं, तो केतु वहां पे बैठ करके, चूंकि वो भाव ही रोग ऋण और शत्रु का है, अचानक चीजों को देने के लिए केतु जो है जिम्मेदार होते हैं। तो आप पूरा जो आपका बिहेवियर है, या जो भी आपका फोकस है, जो आपका इंटेंशन है, वो इस तरीके से रखिए कि किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं हो, किसी से बहस नहीं हो, अननेसेसरली किसी से लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीजें नहीं, या किसी से बैर नहीं हो, मनमुटाव नहीं हो। क्योंकि ये राहु द्वादश में बैठे हुए आपके छठवें भाव के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे। तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें जो है कहीं आपको देखने को मिले आपके करियर में, जॉब करते हैं या जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो कर्क लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये सारे प्लैनेट्स की स्थिति बन रही है, ये आपके एकादश भाव और पंचम भाव के बीच में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो एकादश भाव में कर्क वालों के लिए राहु है, तो वहां पे राहु की स्थिति तो काफी अच्छी है। और आपके पंचम में केतु है, तो ये जो इनका एक्सिस बना हुआ है और सारे प्लैनेट्स इनके एक साइड में है, तो ये आपके लिए जो इनका प्रभाव रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए धन से संबंधित, या जो आपकी इच्छाओं से संबंधित जो पूर्ति वाली चीजें होती हैं, इच्छा पूर्ति की जो चीजें होती हैं, उनको ये देने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी बहुत सी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती हैं, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। या संतान से संबंधित जो चीजें होती हैं, उसमें आपको कुछ आपके मनोनुकूल सफलता मिले या खुशियां मिले बच्चों के द्वारा, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। तो आप लोगों को किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए, जब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हों, क्योंकि यहाँ पर
कर्क में जब राहु है तो बहुत अच्छी स्थिति है राहु की, क्योंकि यहीं पे रोहिणी नक्षत्र है जो कि चंद्रमा का ही नक्षत्र है, और राहु को बहुत अच्छा परिणाम देने में उनको बहुत आनंद आता है जब वो चंद्रमा के साथ में रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य यही तो दो ग्रह हैं जिनको राहु ग्रहण लगा पाते हैं। इन्हीं के साथ में राहु को काम करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये दो ग्रह उनके कंट्रोल में, या ये कह लीजिए कि इनको सूर्य और चंद्रमा को जो मेन ग्रसित करते हैं वो राहु ही है, इसीलिए यहाँ पे इनको बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। इस तरीके से कह लीजिए कि जैसे आप किसी के अगर आपके अंडर में कोई है तो वहां पे रह करके आपको कार्य करना बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि उन लोगों के जिनके अंडर में कहीं आपको रह के काम करना पड़े। तो ऐसे ही प्लैनेट्स की भी जो मेंटेलिटी होती है, उनका भी जो कार्य करने का तरीका होता है वो भी है तो काल के अधीन ग्रह भी हैं। तो इस तरीके से जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई वगैरह बहन वगैरह हैं, या जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, या जो आपका संतान पक्ष है, या जो आपके क्रिएटिविटी वाला फील्ड है, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, या जो भी आपका फाइनेंस वगैरह से जुड़ा हुआ कार्य है, या जो शेयर सट्टे लॉटरी वगैरह के कार्य करते हैं, उन सारी चीजों से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप धन प्राप्ति में अपने आप को इस तरीके से मत इन्वॉल्व करिए कि वो कोई गलत तरीके से हो। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु प्लेनेट है और ये आपके एकादश और पंचम एक्सिस में आ रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके अंदर इस तरीके की भावना या अभिलाषाएं, इच्छाएं पैदा करे कि आप बहुत ज्यादा नाप शनाप धन कमाने की तरफ अपने आप को ले जाएं। तो इन चीजों के प्रति आप सचेत होकर के रहिएगा। और संतान से संबंधित भी जो आपके निर्णय होंगे, क्योंकि वहां पे केतु है पंचम भाव में, तो संतान से संबंधित भी कोई डिसीजन हो या कुछ चीजें हो तो उनको आप बहुत समझ करके, बहुत सोच विचार करके ही आप आगे बढ़िए। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो सिंह लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये जो राहु और केतु के एक साइड में सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, ये आपके जो आपका 10वां स्थान है, कर्म स्थान है, और चतुर्थ स्थान वहां पे केतु बैठेंगे। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में जो है सारे प्लैनेट इकट्ठे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, जब तक उधर से कोई प्लैनेट निकल करके बाहर नहीं आता है, राहु केतु एक्सिस के दूसरे साइड में नहीं जाता है, तो चूंकि कर्म स्थान में आपके राहु हैं, तो आपको आपका जो कार्य क्षेत्र होगा, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, उस क्षेत्र में सफलताएं तो मिलने के योग बन सकते हैं आपको, लेकिन वहां पर भी आप कोई शॉर्टकट मत अपनाइए किसी तरीके का, क्योंकि वो राहु प्लेनेट है, तो वो आपको कहीं ना कहीं उन्नति देने का कार्य करेगा, लेकिन जो उसका देने का तरीका होगा, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी मनोवृत्ति आ सकती है कि आप उसमें किसी तरह की चीजों को बहुत अलग तरीके से या गलत तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में, जो भी आपका डीलिंग है लोगों के साथ में, क्योंकि 10वां भाव जो है कई चीजों को लेकर के चलता है। तो इन चीजों को बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, क्योंकि राहु है, चीजें तो आपसे करवा देगा। आप अपने प्राप्तियों के लिए, अपने नेम फेम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने जॉब में ऊपर बढ़ने के लिए, हो सकता है कि कुछ गलत तरीकों से भी आप आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर ये राहु आपको वापस कभी न कभी, जब ये आपको ऐसा उल्टी स्थिति में भी लाके रख सकता है, भले वो उचित कार राहु है। तो क्योंकि राहु जब अच्छी स्थिति में आया है, तो वो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा कि आप आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने का जो आपका तरीका है, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें किसी को काट करके या किसी को पीछे करके या किसी को दबा करके आप गलत तरीके से आगे नहीं बढ़िए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ में आपके केतु हैं, तो केतु वहां पर बैठ करके, चूंकि माता का भाव है, वो सुखों का भाव है, तो वहां पर बैठ करके वो आपकी जो मनोवृत्ति होगी उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु कट करने का काम करते हैं, सडन इवेंट्स लाने का काम करते हैं, तो विशेष रूप से जो आपके मदर है, आपकी मदर का जो हेल्थ है, या जो घर का अंदरूनी सुख है, उन चीजों के प्रति भी आप थोड़ा केयरफुल होते रहिए। और कहीं ना कहीं जो आपके परिवार के अंदर का वातावरण है, उसमें आप एक बहुत अच्छा माहौल बना के रखना, या एक बहुत जैसे ईश्वर से जुड़ा हुआ जो एक होता है रुझान, उस तरह की का भी निर्माण करके आपको रखना चाहिए, क्योंकि केतु वहां पे वृश्चिक की एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। तो जब उनको वो एनर्जी मिलेगी तो ही वहां पे वो अच्छी स्थिति में रह पाएंगे, तभी वहां पे सुख शांति निर्मित होगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये राहु केतु के एक साइड में सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका राहु आएगा वो आपके 9th हाउस में आएगा, और केतु आपके तृतीय भाव में आएंगे। तो जो 9वां स्थान है, ये पिता का स्थान है, आपके हायर एजुकेशन का है, धर्म का है, और लॉन्ग जर्नी का है,
इन चीजों में राहु आ रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है जब तक सारे प्लैनेट्स एक साइड में है राहु केतु एक्सिस के, तो आप जो भी निर्णय ले रहे हैं अपने पिता से संबंधित कार्यों के लिए, या अपने एजुकेशन को लेकर के, या अपने हायर एजुकेशन, अपने धर्म से संबंधित, तो ये पूरे पीरियड में आप इस तरीके से चीजों को करिए कि जो आप एक्चुअल में हैं, जो आप सच में हैं, इंटरनली जो आप हैं, उन्हीं चीजों को आप करिए, उन्हीं को आप आगे बढ़ाइए। ऐसा आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि राहु 9th भाव में बैठा हुआ है वृषभ का, और वो जो कालपुरुष की पत्रिका का 9वां भाव है जहां का मालिक धनु होता है। तो राहु जब इस भाव में आएगा, शुक्र की ऊर्जा को लेकर के आएगा, तो एक संभावना ऐसी भी बन सकती है आपकी मन स्थिति ऐसी बन सकती है कि धर्म के क्षेत्र में जैसे आप हैं नहीं वैसा आप करना चाहें। मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे आप एक्चुअल में जो चीज नहीं है वो आप मत करिए, वो आप मत दिखाइए, कि राहु यहाँ पे आपको प्रेरित करेगा। 9वें भाव में जब राहु है तो आपको हो सकता है कि यदि कहीं आप कोई आध्यात्मिक गुरु हैं या धर्म से जुड़े हुए हैं या कोई आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप उस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं एक्सटर्नली जो कि एक्चुअल में आप हैं नहीं। इस तरह के कालचक्र में भी आपको राहु फंसा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो छल फरेब, यही है उसका जो बेसिक नेचर है, वो यही है। भले वो उच्च का है तो क्या हुआ, जो उसका जो उसकी जो नेचुरल उसकी क्वालिटीज हैं, जिसका जो जिन चीजों को सिग्निफिकेटर है, उन हैबिट्स को तो नहीं छोड़ेगा। तो आप अपनी इन एक्टिविटीज के प्रति जो है बहुत केयरफुल रहिए। जो भी आप धर्म से संबंधित या एजुकेशन के क्षेत्र में जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप एक्चुअली बिल्कुल उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने इन पक्षों को के प्रति सचेत होकर के रहिए। और तृतीय भाव में केतु बैठा है, तो जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उनके प्रति जो आपका दायित्व है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बहुत सौहार्दपूर्ण स्थिति, या ये कह लीजिए कि उनके प्रति एक रियल में जो एक आत्मा से जो एक संबंध होता है, जुड़ाव होता है, जो एक शुभकामना होती है, इस तरीके का बिहेवियर आपको उनके प्रति रखना चाहिए। क्योंकि वो तृतीय भाव है, वो वाणी का भी स्थान है। तो जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, जो भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, उन सारी चीजों में बहुत प्योरिटी, बहुत बहुत ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि केतु क्या है, केतु धर्म को लेकर के चलता है, केतु सडन इवेंट्स देता है, केतु धर्म को लेकर चलता है, केतु मोक्ष देने का काम भी करता है। केतु गुरु जैसा प्लेनेट एक तरीके से देखा जाए तो, संसार से मुक्त करने वाला भी ग्रह है ये। तो ये आपके तृतीय भाव में है, वाणी स्थान में है, वृश्चिक की ऊर्जा को लेकर के है। तो वृश्चिक की ऊर्जा जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर की ओर रुझान उसका देना, इस तरह की चीजों को लेकर के चलती है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपको अपनी इन क्षेत्रों से जिन जिन भावों से वो कनेक्शन बना रहा है, उन चीजों को आपको काफी मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को एक आइडिया लगी होगी कि जो राहु केतु एक्सिस पे सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं एक साइड में, तो ये किस तरीके से अपना प्रभाव आप लोगों के लिए दे सकते हैं। हालांकि बहुत अलग ढंग के एनालिसिस है, लेकिन मेरे मन में आया कि जब इस तरह से सारे प्लैनेट्स एक तरफ बैठे हुए हैं, तो इसका एक दूसरा रूप क्या हो सकता है, क्योंकि राहु केतु भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, सारे प्लैनेट्स इनकी एक तरफ हैं, तो ये अपने आप में किस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, या आपकी मन स्थिति कैसी बना सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि अगर किसी भी तरह की अगर आपको रेमेडीज की इच्छा होती है कि राहु या केतु का जो प्रभाव होता है जीवन के ऊपर, या जो गोचर में रह करके वो जिस तरीके से परिणाम देने का प्रयास करेंगे, तो इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज होती है कि आप शिव से जुड़ के रखिए, शिव स्त्रोत सुनिए, शिव चालीसा है, ओम नमः शिवाय है, इन सारी चीजों को। वैसे देखा जाए तो राहु के संबंध को देवी की उपासना से जोड़ के देखा जाता है। देवी की उपासना भी की जा सकती है, लेकिन राहु का जो संबंध है कहीं ना कहीं वो शिव से भी है, क्योंकि शिव जो है एक ऐसे देवता हैं जो जिनके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। यहाँ तक कि गुरु को भी मानते हैं कि गुरु प्लेनेट के लिए अगर विष्णु की उपासना की जाती है, तो शिव की उपासना से भी गुरु से संबंधित जो तकलीफें होती हैं उसमें भी राहत, रिलीफ मिलती है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हुई हो, जिस टॉपिक में मैंने आप लोगों से बात किया कि किस तरीके से प्रभाव देखने को आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स एक साइड में है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना तो कोई डरने की बात है।
ये एक खगोलीय घटना होती है, जब सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो कभी कभी ग्रह एक साइड में आ जाते हैं राहु केतु के, तो किस तरीके से आपके जीवन पर कभी प्रभाव पड़ सकता है उसी के बारे में मैंने हल्का सा बताया आप लोगों को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं आपके लिए फिर कुछ ज्योतिष से संबंधित जानकारी लेके आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।